हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का रवि पी तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, यह आपका पांचवा प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग दोस्तों जैसे जैसे जुड़े, क्लास को लाइक शेयर करते जाएं। ठीक है, आपकी संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही मजा आएगा प्रैक्टिस को सॉल्व करने में। और आप सभी लोग थोड़ा सा फास्ट कमेंट करके ये अवश्य बताते जाएं कि आपके अकॉर्डिंग उस प्रश्न का क्या जवाब सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपके विगत वर्षों में अभी तक आपका एनटीपीसी में, एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में और ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूं। तो सभी को नमस्कार। अमल कुमार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और दोस्तों ये है, यहां पर देखिए हम लोगों का टाइम टेबल। देखिए 11 बजे मैं आपके लिए साइंस को लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। 2 बजे आपको रीजनिंग की क्लास विकास सर के द्वारा, और 7 बजे इवनिंग में मैथमेटिक्स की क्लास आपको विकास सर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये दोनों विकास सर अलग अलग हैं, एक रीजनिंग वाले विकास सर हैं और एक मैथ्स वाले विकास सर हैं। ठीक है, और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम लिंक, जहां पर आप स्कैन करके जब ज्वाइन करेंगे तो हर क्लास का जो पीडीएफ होगा दोस्तों वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये है टारगेट ऑन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप जुड़ करके यहां से भी आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो लोग ये कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो पीडीएफ कहां से मिलेगा ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने यहां पर जो टेलीग्राम का चैनल है यहीं पर आपको पीडीएफ दोस्तों मिलेगा। और ये है संस्था का महत्वपूर्ण नंबर, जहां पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विषय से संबंधित जानकारी और सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों ये रहा आज के सेशन का पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2 प्रतिरोध हैं, एक है आर ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो बच्चों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इसका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। तो 2 प्रतिरोध हैं, एक है आर ओम जो कि नहीं दिया गया है, और दूसरा है 15 ओम। कि 2 प्रतिरोध को 12 ओम का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में 2 टाइप से हम सर्किट को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम में ये रहा कोई सर्किट इस तरीके से, तो जैसे एक सर्किट ए है और दूसरा सर्किट बी है, तो यहीं से बच्चों हम दूसरा सर्किट भी जोड़ दें। इसके दूसरे छोर से अगर हम दूसरा सर्किट जोड़ दें तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं श्रेणी क्रम, या इसे सीरीज में बोलते हैं। लेकिन अगर ये देखिए, ये है कोई प्रतिरोध, और बच्चों अगर इसे ऐसे जोड़ा गया है तो इसे बोला जाता है समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। एक की वैल्यू दिया है मान लीजिए आर ओम, और दूसरे की वैल्यू क्या दिया गया है 15 ओम। ठीक है, अब कह रहा है कि जो आर इक्विवेलेंट है, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध है, इसका मान कितना दिया गया है बच्चों 12 ओम। अब आपसे आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? अमल कुमार साइंस पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दीजिएगा सर। बिल्कुल करा दिया जाएगा। वैष्णवी पांडवी गुड मॉर्निंग, नेहा चक्रवर्ती गुड मॉर्निंग, विजय। ठीक है, तो एक बार सभी लोग दोस्तों इसका उत्तर दें और सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक करें पहले। ठीक है, देखिए आर इक्विवेलेंट का मान यहां पर समांतर क्रम के लिए क्या होगा 1/,
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन 1/rn तक की वैल्यू को हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, 1/में आर इक्विवेलेंट का मान कितना दिया है 12, तो 1/12 बराबर आर की वैल्यू हमें निकालना है, R1 की वैल्यू हमें निकालना है, और प्लस क्या है 1/15। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे ना, यानी कि 1/R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/15 माइनस 1/12। एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। तो ये रहा बच्चों 4 माइनस 3 बराबर 1/60, यानी कि ये जो 1/R1 की वैल्यू आया है वो है 1/60। तो जब R1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो बच्चों ये सी ऑप्शन में दिया है। सी ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। 60 ओम जो होगा वो R1 की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए यहां पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बतावें कि क्या आपको ये प्रश्न का जवाब समझ में आया या नहीं। ठीक है, अमन मौर्य ने बोला है कि कमेंट करें सभी लोग। यहां पर ए ऑप्शन नहीं बल्कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। वैष्णवी पांडे वेरी गुड, 60 ओम। ठीक है, सी ऑप्शन एग्जैक्टली दोस्तों यहां पर सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। यानी कि जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है वो किस समीकरण पर लागू होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पता होना चाहिए। तो क्या आप सभी को डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पता है। अब देखिए ये नियम है क्या, जैसे मान लीजिए बच्चों ये है कोई बर्तन और इस बर्तन में मान लीजिए 2, 3 या 4 प्रकार की गैसें भरी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई गैस ए है, कोई गैस बी है, कोई गैस सी है और कोई गैस डी है। मान लीजिए ये 4 प्रकार की गैसें भरी गई हैं। तो यहां पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यह कहता है कि इस सिलेंडर यानी कि ये संपूर्ण गैस का जो दाब है, क्या है, संपूर्ण गैस का दाब क्या होगा, A1 का दाब ए का दाब प्लस बी का दाब प्लस सी का दाब प्लस डी का दाब। यानी डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम यह कहता है कि यदि किसी बर्तन में या किसी पात्र में एक या दो से अधिक प्रकार की गैसें भरी गई हैं तो उन सभी गैसों के आंशिक दाब का योगफल जो होगा वो संपूर्ण गैस के दाब के बराबर होगा। संपूर्ण गैस के दाब, अब ये तो जनरली प्रैक्टिकल सी बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लिफ्ट है और उस लिफ्ट में 4 व्यक्ति हैं। अब कहा जाए कि लिफ्ट में जो संपूर्ण व्यक्ति है उसका भार क्या होगा, तो चारों व्यक्तियों के भार को अगर हम अलग अलग करके जोड़ दें तो पूरे लिफ्ट का भार हमें निकल करके मतलब आ जाएगा हमारे पास। तो सेम वैसे ही है कि अगर किसी बर्तन में 2 या 2 से अधिक प्रकार की गैसें भरी गई हैं तो जरूरी है कि उनका जो प्रत्येक गैस का आंशिक दाब होता है वो गैस के संपूर्ण दाब के बराबर होता है। लेकिन बच्चों यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है ये परस्पर
ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा, परस्पर अभिक्रिया न करने वाले, परस्पर अभिक्रिया न करने वाले गैसों पर लागू होता है। डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर लॉ है, यानी कि आंशिक दाब का जो नियम है, ये उन्हीं गैसों पर लागू हो सकता है, उन्हीं गैसों पर अप्लाई हो सकता है जो एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है वो निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है, यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बच्चों देखिए, यहां पर अब ये जो दो गैसेस हैं जो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, वहीं पर ये रूल फॉलो होगा। तो बच्चों देखिए, ये जो है अमोनिया है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए यहां पर ये रूल नहीं लगेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन से कर लेगा, नहीं लगेगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कर लेगा, नहीं लगेगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ बच्चों अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि ये यहां पर हमारा ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बच्चों अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो एग्जैक्टली ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। ठीक है, बताइए। अमन मौर्य ने बोला है कि 60 यानी कि सी ऑप्शन पहले प्रश्न के लिए सही था। वैष्णवी पांडे ने दूसरे के लिए ए ऑप्शन बोला है, एग्जैक्टली यहां पर ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बार सभी लोग ए ऑप्शन कमेंट करिए। देखिए, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम मैंने आपको बताया कि यदि किसी बर्तन में या किसी सिलेंडर में दो या दो से अधिक प्रकार की गैसें भरी गई हैं, तो उस सिलेंडर का संपूर्ण दाब उस सिलेंडर में भरे गए प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा। यह है उनका नियम, और यह नियम उन्हीं गैसेस पर अप्लाई होगा जो गैसेस बच्चों परस्पर अभिक्रिया नहीं करते। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का ये कलेक्शन है। यहां पर आपका जो जवाब सही था वो ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर की ऊंचाई से कूदता है तो चांद पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है। चांद पर जी का मान क्या होता है, वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है, यानी कि व्हाट हाइट कैन बी जंप्स 1.5 मीटर height on the earth, the value of g on the moon is about 1/6 part। ठीक है, पृथ्वी के 1/6 गुना के बराबर होता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये है अर्थ। ठीक है, अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति पृथ्वी से ऊंचाई पर 1.5 मीटर की हाइट पर जंप करता है और पूछ रहा है, बताओ, जैसे ये अर्थ था और ये है मून यानी कि चंद्रमा। अब यही व्यक्ति चंद्रमा पर बताइए कितने मीटर की हाइट पर कूद सकता है। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करिए। अमल कुमार ने बोला है कि 9 मीटर। अमल कुमार ने तीसरे के लिए सी ऑप्शन बोला है। वैष्णवी पांडे, अंकित यादव ने सी ऑप्शन बोला है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 1/6 गुना होता है। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर चाहे जितनी ऊंचाई पर कूदे, लेकिन गुरुत्व बल के कारण उसको नीचे ही आना है। अगर वो जंप करेगा तो नीचे आएगा। जैसे किसी गेंद को ऊपर उठा दें तो वो गुरुत्वीय बल के कारण नीचे आ जाता है। तो यहां पर एक बल कौन सा लगेगा, वो लगेगा F = m × g। ये पृथ्वी पर है। और चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर यही बल का मान हो जाता है बच्चों m × g/6, यानी कि ये जो भार होगा वो g के 6वें अंश के बराबर हो जाएगा, यानी 1/6 पार्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, 1.5 मीटर ये पृथ्वी पर कूदता है, तो 1.5 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 लिख सकता हूं। तो 3/2 गुणे 6 कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9 मीटर की हाइट पर वो जंप करेगा। सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन हमारा यहां पर एग्जैक्टली सही विकल्प होगा। ठीक है, अल्पना जायसवाल, वेरी गुड अल्पना जायसवाल। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा।
चौथा प्रश्न स्क्रीन पर यह है। प्रश्न है कि कार्बन द्वारा दर्शाया गया कैंटिनेशन गुण निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है? द कैंटिनेशन प्रॉपर्टी शोन बाय कार्बन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो यहां पर देखिए, कार्बन एक गुण प्रदर्शित करता है जिसे बोलते हैं कैंटिनेशन। और कैंटिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, अगर इसी प्रश्न को हिंदी में एग्जामिनर लिखा होता, ये सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और वहां पर हिंदी में भी यही ऐसे ही कैंटिनेशन लिखा है। लेकिन अगर इसका शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो कैंटिनेशन का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंखलाबद्ध। क्या होता है? श्रृंखलाबद्ध। और आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि वो लंबी चेन श्रृंखला भी बना सकता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। सभी लोग, मैं चाहता हूं कि कमेंट करके बताएं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो आपको इस प्रश्न की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि श्रृंखलाबद्ध कार्बन जो होता है वो ओपन चेन रिएक्शन भी बनाता है और क्लोज्ड चेन रिएक्शन भी बनाता है। कार्बन एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो देखिए, परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाने की स्वसंयोजन क्षमता, दूसरा विभिन्न एलोट्रोपों के रूप में पाए जाने का गुण, तीसरा स्व अपघटन संपत्ति, और चौथा है कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने की गुण। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये श्रृंखलाबद्ध कार्बन जो होता है, कैंटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कार्बन चाहे तो लंबी चेन श्रृंखला भी बना दे और क्लोज चेन श्रृंखला भी बना दे। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अंकित यादव ने बोला है 4, कुलदीप तिवारी ने बोला है 4, वेरी गुड। चौथे के लिए ए ऑप्शन सही होगा, ये बात सही है, क्योंकि कैंटिनेशन का मतलब ही होता है कि श्रृंखलाबद्ध। लेकिन दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी मैंने आपसे पूछा था, तो कार्बन की वैलेंसी कितना है? 4 है। अब देखिए, इसी चीज को अगर आपको अलग से समझना है तो मैं पेज को चेंज करूंगा और देखिए, जैसे ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ एक और कार्बन, कार्बन के साथ एक और कार्बन, कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ गया, ठीक है। ये है कार्बन। अब आप सभी को पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब यहां पर इस चेन को पूरा करने के लिए जनरली हाइड्रोजन यूज किया जाता है। और दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब देखिए, यहां पर आप कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? एक सिंगल बॉन्ड जो होता है वो एक वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। डबल बॉन्ड 2 वैलेंसी को, ट्रिपल बॉन्ड 3 वैलेंसी को शो करता है। तो यहां पर कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड लगा है, इसलिए यहां पर हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा हो गई। यहां पर देखिए, ये है कार्बन, इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड ये है और दूसरा सिंगल बॉन्ड ये है, यानी कि कार्बन की 2 वैलेंसी पूरा हो चुकी है। हमें यहां पर और कितने हाइड्रोजन जोड़ने होंगे? यहां पर 2 हाइड्रोजन, उसी प्रकार से यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, उसी प्रकार से यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, और उसी के प्रकार यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक ही सिंगल बॉन्ड है, आगे कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। क्या मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया? देखिए, मैंने आपको ये बताया है, मैंने यहां पर आपको यह बताया है कि जो कार्बन की वैलेंसी है 4, और इस वैलेंसी को 4 पूरा करने के लिए हमने यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ा। क्यों 3 हाइड्रोजन जोड़ा? क्योंकि एक वैलेंसी इस सिंगल बॉन्ड से पूरा हो रही थी, तो हमें 4 वैलेंसी पूरा करना है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो 3 1 4। यहां पर देखिए, ये जो कार्बन है, एक वैलेंसी यहां से पूरा हो रही है, एक वैलेंसी यहां से पूरा हो रही है, तो 2 वैलेंसी पूरा हुआ, हमें 2 वैलेंसी और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। उसी प्रकार से यहां पर देखिए, एक वैलेंसी इधर से, एक वैलेंसी इधर से, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ा। यहां पर देखिए, एक वैलेंसी इधर से, एक वैलेंसी इधर से, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ा। और यहां पर देखिए, एक ही कार्बन है, इधर कोई बॉन्ड नहीं है, और एक वैलेंसी पूरा हो रहा है, तो यहां पर हमने फिर से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो कार्बन जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यह लंबी श्रृंखलाबद्ध
संरचना बना सकती है। आप चाहें तो और भी कार्बन जोड़ते चले जाएं तो एक लंबी श्रृंखलाबद्ध लंबी चेन रिएक्शन बना सकती है, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कार्बन की कैंटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की कैंटिनेशन प्रॉपर्टी इसी कहा जाता है। ठीक है, यही प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया था। चलिए अब इसका नामकरण अगर करना हो तो देखिए, ये रहा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर एन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? पेंटेन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का एक डीप लेवल का प्रश्न था, और ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों आया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग लेवल हाई करके भी अब प्रैक्टिस को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधों में प्रोटीन अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? विच एसेंशियल एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स इन प्लांट। प्रोटीन का निर्माण करने के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आपका जवाब बच्चों क्या सही होगा? वो सी ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग प्रोटीन के बारे में जानते होंगे कि प्रोटीन जो होता है यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपका जो जवाब सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि नाइट्रोजन का यूज यहां पर किया जाता है। वैष्णवी पांडे ने 5वें के लिए सी ऑप्शन बोला, रश्मि यादव ने सी ऑप्शन बोला है, अमल कुमार ने सी ऑप्शन बोला है, कुलदीप तिवारी ने नाइट्रोजन बोला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर ये कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में घुलनशील उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है? कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमंस remove the excretory substances in the form of soluble nitrogen compound? ऐसा कौन है जो हमारे शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को एलिमिनेट करता है, निष्कासित करता है? बच्चों पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन्स, दूसरा है यूरेथ्रा, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और चौथा है कैपिलरी ट्यूब यानी कि ऊर्ध्वाधर केश नली। कमेंट करके बताइए कि यहां पर कौन सा जवाब सही होगा। वैष्णवी पांडे ने ए ऑप्शन बोला, अमल कुमार ने ए ऑप्शन बोला है। चलिए अंकित कुमार यादव ने ए ऑप्शन, रश्मि यादव का 6वीं के लिए सी ऑप्शन। सी ऑप्शन गलत है। अल्पना जायसवाल ने ए ऑप्शन बोला है, कुलदीप तिवारी ने बी ऑप्शन बोला है। भैया ये जो मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है यह मूत्र को बाहर निकालता है, यूरिन को बाहर निकालता है। ठीक है, मूत्र को बाहर निकालते हैं और स्पेशली ये बाहर निकालता है, लेकिन मूत्राशय में क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है, यहां पर यूरिन स्टोर होता है। मुद्दा ये नहीं पूछा है, मुद्दा ये पूछा है कि नाइट्रोजन को बाहर निकालने के लिए। तो जनरली देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप प्रोटीन को खाते हैं तो आपके शरीर के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। आपका शरीर इस प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में यूज नहीं कर पाता। क्यों नहीं यूज कर पाता? क्योंकि बच्चों प्रोटीन एक प्रकार का जटिल अणु है, प्रोटीन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। अगर आपको आपके शरीर को इस प्रोटीन को यूज करना है तो आपके शरीर को इस प्रोटीन का पाचन करना पड़ेगा, अर्थात इस प्रोटीन का विखंडन करना पड़ेगा, और इस प्रोटीन को पचाने के बाद आपके शरीर में एक अत्यंत आवश्यक पदार्थ प्राप्त हो जाता है जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। और बच्चों ये जो अमीनो एसिड होता है, इस अमीनो एसिड के बाद यहां से एक अत्यंत विषैला पदार्थ प्राप्त होता है जिसे अमोनिया कहते हैं, और इसी अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और याद रखेगा कि इस अमोनिया को बाहर निकालने में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो तो है लीवर, लेकिन लीवर क्या करता है कि इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है।
मुद्दा यह है कि ये सारी चीजें ब्लड में होती हैं, यानी कि हमारे ब्लड में जब लीवर करता क्या है कि इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो ब्लड में एक विषैला पदार्थ जमा हो जाता है जिसे यूरिया कहते हैं। तो जरूरी है कि इस ब्लड को छान कर यूरिया को बाहर निकाला जाए। तो ब्लड को छानने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। ए ऑप्शन यहां पर हमारा सही होगा। नेफ्रॉन यानी कि किडनी करता है। ठीक है, किडनी एक अंग है और उस अंग के अंतर्गत नेफ्रॉन है। ये जो नेफ्रॉन है बच्चों, इस नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किडनी की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल इकाई के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई संस्था में कोई पर्टिकुलर टीचर है, ठीक है, संस्था का नाम है टारगेट ऑन, और उस टारगेट ऑन में मैं अपना काम कर रहा हूं, मैथ वाले सर अपना काम कर रहे हैं, रीजनिंग वाले सर अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही किडनी के अंदर मेन रोल कौन प्ले करता है ब्लड को छानने के लिए? तो वो कार्य करता है कौन? नेफ्रॉन करता है। इसलिए यहां पर आपका जवाब बच्चों ए ऑप्शन सही होगा। रश्मि यादव ने अब जाकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है कि किडनी इज द यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। नहीं, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है। अमित कुमार राणा, मेटाबॉलिज्म किया जाता है प्रोटीन का। वेरी गुड। मेटाबॉलिज्म का मतलब है प्रोटीन को विखंडित करके वहां से अमीनो एसिड और अमोनिया को अलग करना। ठीक है। वैष्णवी पांडे ने बोला सर जी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवा दीजिए प्लीज। शुरू के 3 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड थे। हर प्रैक्टिस सेट का कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहेगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, जितने भी थ्योरी क्लासेस, तीनों विषय यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला करके ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछा गया है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। अमंग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस वन बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा डिवाइस है? पहला है सर्ज रक्षक यानी कि सर्ज प्रोटेक्टर, दूसरा है फ्यूज, और तीसरा है सुरक्षात्मक रिप्ले, और चौथा है सर्किट ब्रेकर। कमेंट करके बताइए। देखिए यहां पर विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यह है कि जब किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो चालक गर्म हो जाता है। अर्थात चालक क्या करता है? चालक विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। यही है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। आप जनरली देखते हैं जैसे आयरन रॉड होता है, आयरन रॉड लोहे की रॉड है, जब आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह रॉड गर्म हो जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को लेता है और बदले में कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करता है? बदले में बच्चों हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर देखता हूं मैं, आपने ऑप्शन क्या बोला है? वैष्णवी पांडे ने बोला है कि बी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। कुलदीप तिवारी, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज आर वेरी गुड। सुमित्रा ने बी ऑप्शन बोला है। अमित कुमार राणा ने यहां पर फ्यूज हीटर बल्ब, वेरी गुड। यहां पर आपका बच्चों बी ऑप्शन ही सही होगा, फ्यूज।
भाई फ्यूज वायरिंग के समय फ्यूज क्यों बनाया जाता है? रीजन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज है तो फ्यूज पिघल जाए, और जब पिघल जाएगा तो सर्किट टूट जाएगी, करंट का फ्लो रुक जाएगा और आपके अन्य जो चीजें हैं वो सेफ हो जाती हैं, इसीलिए फ्यूज का यूज किया जाता है। तो यहां पर बच्चों बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अल्पना जायसवाल ने बी ऑप्शन बोला है, इंदु प्रजापति ने फ्यूज बोला, वेरी गुड। सिद्धार्थ का बी ऑप्शन है, अमित कुमार राणा बी ऑप्शन, वेरी गुड। कुलदीप तिवारी 7th के लिए बी ऑप्शन, मनीष का भी बी ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है, प्रश्न है कि सामान्य परिस्थितियों में पेट के अंदरूनी हिस्से को एसिड की क्रिया से कौन बचाता है? What protect the inner of the stomach from the action of acid in normal conditions? सामान्य परिस्थितियों में हमारे आमाशय में ऐसा क्या है जो एसिड के प्रभाव से बचाता है? तो बच्चों देखिए, हमारे आमाशय में एक एसिड पाया जाता है और उस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस HCl के बारे में आप सभी को पता होगा कि यह एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अर्थात ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। और इस एसिड का यूज बहुत भयंकर है, मतलब बहुत अच्छा है। इसका कार्य यह है कि यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। यानी अगर आपको आमाशय में प्रोटीन का पाचन करवाना है, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन देने वाले भाई अभी मैं बता रहा हूं, यू टर्न लेकर के अपने ऑप्शन को सही मत करना, ठीक है। स्टमक में म्यूकस की लेयर बन जाती है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो कुलदीप तिवारी जा तो सही रहे हो, लेकिन जवाब ऑप्शन किसके रूप में दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कुलदीप तिवारी ने HCl ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज होता है, वेरी गुड। HCl देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड, आमाशय में एक ग्लैंड पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल होती है। एक होता है ऑक्जेंटिक सेल, एक होता है जाइमोजन सेल, और एक होता है गोबलेट सेल। जो ऑक्जेंटिक सेल होता है वो HCl निकालता है, जो जाइमोजन या चीफ सेल जिसे पेप्सिनोजन सेल भी बोलते हैं, जहां से पेप्सिन और रेनिन निकलता है, और एक होता है गोबलेट सेल जहां से म्यूकस निकलता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, लेकिन HCl अत्यंत हानिकारक भी है। तो जरूरी है कि हमारे आमाशय में एक ऐसा क्षारीय पदार्थ पाया जाता है, और उस क्षारीय पदार्थ का नाम है म्यूकस। क्या नाम है? म्यूकस नाम है। और ये जो म्यूकस होता है बच्चों, यह एंटा एसिड के रूप में कार्य करता है, एंटा एसिड के रूप में, अर्थात ये एसिड के करोसिव इफेक्ट से आमाशय के इनर वॉल को बचाता है। और यही कारण है कि यहां से एक प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि जब हम मांस खा लेते हैं तो मांस का पाचन तो हमारे शरीर में होता है, लेकिन हमारा आमाशय स्वयं एक मांस है, आमाशय का पाचन क्यों नहीं हो जाता? तो बच्चों इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे आमाशय में म्यूकस पाया जाता है, और म्यूकस एक एंटा एसिड होता है जो एसिड के हानिकारक प्रभाव से हमारे आमाशय की रक्षा करता है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो देखिए, जो गति का पहला समीकरण है, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए गति का पहला समीकरण है कौन सा। तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, ठीक है, ये है पहला समीकरण। और पहला समीकरण जो होता है बच्चों, याद रखिएगा कि यह वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरे समीकरण की बात करूं तो दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो ये जो होता है बच्चों, ये स्थिति यानी कि पोजीशन, स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या है? तीसरा समीकरण जो होता है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो होता है बच्चों, यह स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहां पर मैंने तीनों इक्वेशंस, और ये तीनों इक्वेशंस किस चीज को दर्शाते हैं, किसके किसके बीच के रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, उन सबको मैंने यहां पर लिख दिया है। आपसे पहला समीकरण बोला है वेग और समय, कहां पर है? ये सी ऑप्शन में दिया है। वेग और समय आपका सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब होगा। अभी भी देखिए इंदु प्रजापति ने 9th के लिए डी ऑप्शन बोला है, मतलब हद है, वेग और त्वरण, जबकि यहां पर चिल्ला चिल्लाकर ऑप्शन सी बोल रहा है कि वेग और समय। और मैंने आपको यहां पर बताया भी है कि जो पहला समीकरण होता है वह वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, रश्मि यादव वेरी गुड। यशपाल सिंह डी गलत है, वेरी गुड, डी गलत है। अमित कुमार राणा ने 3 वेलोसिटी एंड स्थिति के बीच, वेरी गुड, ये पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ को दर्शाता है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब हम आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम किसी ग्रुप में, किसी वर्ग में, किसी समूह में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? कह रहा है कि कोषों की संख्या घटती है, गलत है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, गलत है। कोषों की संख्या बढ़ती है, सही है। परमाणु का आकार घट जाता है, गलत है। तो यहां पर आपका जो जवाब सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कुलदीप तिवारी 9th के लिए सी ऑप्शन। अब देखिए यहां पर 10वीं के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है पीरियोडिक टेबल और मैं किसी भी ग्रुप की बात कर लेता हूं। मान लीजिए ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में कौन कौन से तत्व हैं? ग्रुप 1 में पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, फिर है सोडियम, ठीक है, फिर है पोटेशियम, फिर है रुबिडियम और फिर है सीजियम, और लास्ट में फ्रांसियम होता है। तो यहां पर देखिए इसमें एक शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, इसमें 5 शेल है, ऐसे ही 6 शेल, 7 शेल है। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो क्या होगा? शेल का नंबर यानी कि कोषों की संख्या, कोषों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज करेगा। कोषों की संख्या यहां पर क्या करेगी? बढ़ जाएगी। और देखिए दूसरी चीज, अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी, मान लीजिए कि कोषों की संख्या बढ़ रही है, तो दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का आकार, परमाणु का आकार यानी कि एटॉमिक साइज जो होगा यह भी बच्चों इंक्रीज करता है। तो किसी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण उसका आकार भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस प्रश्न में क्या बोला था? इस प्रश्न में यही बोला था, पहली बात कोषों की संख्या घटती है, तो ये तो गलत है। कोषों की संख्या घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कम नहीं होता, संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। जितना किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा। ठीक
ठीक है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, यही सही है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। रश्मि यादव ने बोला है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। बिल्कुल, ये सब पीरियोडिक टेबल कहेंगे तो किसी दिन मैं आपको पीरियोडिक टेबल की थ्योरी क्लास भी ले लूंगा, क्योंकि रेलवेज के एग्जामिनेशन में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर यह है। प्रश्न पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट को बहुत ज्यादा गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरी रंग की गैस का नाम बताइए। नेम द रेडिश ब्राउन गैस इन्वॉल्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, यानी कि जब लेड नाइट्रेट को बहुत तेजी से गर्म करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो देखिए, ये है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे हम गर्म करते हैं। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो बच्चों यहां से बनता है लेड मोनोऑक्साइड, यानी कि 2PbO प्लस 4NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस यहां से ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो बच्चों देखिए, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यह लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का, और जो लेड मोनोऑक्साइड है यह येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। तो देखिए, यहां से दो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, दो प्रश्न। पहला प्रश्न जैसे यहां पर बना है कि जो लाल भूरे रंग का गैस निकला उस गैस का नाम बताइए। तो लाल भूरे रंग का जो गैस निकला है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कहां पर दिया है? ये दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। लेकिन अगर यही पूछता कि पीले रंग की कौन सी, पीले रंग का जो अवक्षेप प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, ये याद रखिए, ये ठोस होता है तो इसका अवक्षेप मिलेगा, प्रेसिपिटेशन मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, तो जो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है वो क्या होता है? तो बच्चों वो लेड मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? लेड मोनोऑक्साइड होता है। तो इस प्रश्न में आपसे लाल भूरा रंग पूछा था, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। ठीक है, वैष्णवी पांडे, अल्पना जायसवाल बी ऑप्शन, यशपाल सिंह का बी ऑप्शन, कुलदीप तिवारी 11th का ए ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। कौन सा श्वसन अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? एरोबिक श्वसन, होमोजेनिक श्वसन, एनएरोबिक। तो एरोबिक श्वसन जो होता है ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यहां पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। शुभम पाठक ने बोला है कि मलेरिया पैरासाइट का भंडारण ह्यूमन में कहां होता है? लीवर या स्प्लीन? आंसर में लीवर भी माना जा रहा है और हाँ, तो लीवर ही तो सही है। ठीक है, अगर पूछता कि मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वहां पर आपका जवाब स्प्लीन आएगा। लेकिन अगर ये पूछा गया है कि जो मलेरिया रोग का परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ये इसकी लाइफ साइकिल हमारे शरीर में कहां पर पूरी, इसका जो भंडारण, आप बीपीएससी 3.0 की बात कर रहे होंगे शुभम पाठक, एक बार आप कंफर्म करें कि क्या वो उस प्रश्न की बात कर रहे हैं जो बीपीएससी 3.0 में पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम का भंडारण हमारे शरीर में कहां होता है। तो वास्तव में हमारे शरीर में भंडारण जो होता है वो लीवर में होता है। भंडारण दो जगह पर होता है, एक लीवर में और दूसरा हमारे आरबीसीज में होता है।
इसीलिए प्लाज्मोडियम को बोला जाता है कि ये डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट है। डाइजेनेटिक मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दो जगह पर पूरा होती है, तो मनुष्य के शरीर में और दूसरा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के शरीर में। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के शरीर में। तो हमारे लीवर में उसका लाइफ साइकिल पूरा होगा, फिर लीवर से लीवर के ल्यूमेन पूरा होगा, फिर वहां से वो हमारे आरबीसीज में जाता है, और उसका जो प्लाज्मोडियम है उसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसे ट्रोफोजोइट कहते हैं। तो जैसे हमारे जब आरबीसीज में आता है तो वही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब हमें बाइट करती है, हमें काटती है, तो उसी प्लाज्मोडियम को ले जाती है, यानी कि ट्रोफोजाइट को ले जाती है और दूसरे व्यक्ति को काट करके उसके आरबीसीज में ड्रॉप कर देती है, तो फिर उसको भी मलेरिया हो जाता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। देवा ने बोला कि फर्स्ट होस्ट मॉस्किटो है एंड सेकंड होस्ट ह्यूमन है, वेरी गुड। चलिए, तो वहां पर लीवर सही था। ठीक है, जो स्प्लीन बोल रहा होगा वो पूरी तरीके से गलत बोल रहा है। लीवर अगर आरबीसीज ऑप्शंस में होता तब वहां पर मोर देन वन ऑप्शन सही होता, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सही होता अगर आरबीसीज होता तो चूंकि आरबीसीज ऑप्शन में नहीं था इसलिए लीवर वहां पर सही है। ठीक है, चलिए, मैंने जो आंसर की दिया है आपको बीपीएससी 3.0 का, आप वहां से अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी उस आंसर की के लिए भी बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, मुझे पता है। ठीक है, तो वो जब आयोग की आंसर की आएगी तो मिलाइएगा। अब चूंकि मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं कि मैं जो बोल दूंगा वही सही हो जाएगा, मैं इस टाइप के स्टेटमेंट को नहीं दे रहा हूं कि मैं नारायण विष्णु का अवतार, मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूं, इस टाइप की चीजें यहां पर नहीं है। हो सकता है कि आयोग किसी आंसर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करे हमारे और उसके आंसर में कुछ मतलब अंतर आए, लेकिन 99% वो पूरी तरीके से आंसर की जो मैंने दिया है वो मेरे विवेक के अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से सही है। एक बार वहां से जरूर मिलाइए। पाठक जी, क्या नाम था उनका? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है कि उन बुनियादी आवश्यकताओं की पहचान करें जिनके कारण वैज्ञानिक तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर हुए हैं। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर हुआ क्या है? तत्वों में विभिन्न गुणों के कुछ पैटर्न की पहचान, संश्लेषण के आधार पर तत्वों की पुनर्व्यवस्था, ये गलत है। विभिन्न तत्वों के रंग का समग्र विचार, रंग से कोई मतलब नहीं है, ए ऑप्शन सही होगा। तत्वों में विभिन्न गुणों के कुछ पैटर्न की पहचान, अगर तत्वों का वर्गीकरण करना है तो उनके गुणों के कुछ पैटर्न आपको पता होने चाहिए, तभी तो वर्गीकरण हुआ है। जैसे एक वर्ग में वैलेंसी सेम है, और अगर आवर्त में पीरियड में जाएंगे तो वैलेंसी 1 2 3 4 तक बढ़ी, फिर 4 3 2 1 0 तक घटी। तो पहले वैलेंसी बढ़ी पीरियड में, फिर घटी, 1 से 4 तक बढ़ी, 4 से 0 तक घटी, और ऊपर से नीचे आने पर सेम है वैलेंसी। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटम का रेडियस है वो डिक्रीज करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ये सारे पैटर्न्स हैं जिससे हमने तत्वों को क्लासिफाई किया, वर्गीकृत कर पाया। तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन में देखिए कहा है कि केवल एक सही है, तो सी ऑप्शन बच्चों यहां पर हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। प्रश्न है कि आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, यही आपको कमेंट करके बताना है। और इस प्रश्न के लिए तो मैं आपके कमेंट को देखना चाहता हूं। ठीक है, यशपाल सिंह, सुमित्रा ने एक ऑप्शन बोला है, सिद्धार्था ने सी ऑप्शन बोला है। और इस प्रश्न के लिए मैं इसलिए आपके कमेंट को देखना चाहता हूं क्योंकि ये प्रश्न बहुत सिंपल है और थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। अमित कुमार राणा की तरफ से ऑप्शन भी आना शुरू हो गया,
1 2 3। सुमित्रा ने भी सी ऑप्शन बोला है, देवा ने सी ऑप्शन बोला है, सी ऑप्शन सही होगा। इसको, इस प्रश्न को पकड़ने की, देखिए पकड़ेंगे कहां से। कह रहा है कि आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता, तो विद्युत धनात्मक तत्व कौन होते हैं? धातु होते हैं, धातु। और इनकी धातुओं के आउटर मोस्ट शेल में, धातुओं के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो एक होंगे, या तो दो होंगे, या तो तीन होंगे। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है बच्चों सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरे में 1। इसका 12 होता है, 2, 8 और 2। इसका 13 होता है, 2, 8 और 3। देखिए इन सब के आउटर मोस्ट शेल में या तो 1, या तो 2, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता ही विद्युत धनात्मकता कहलाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है। जितने भी धातु हैं उनको पहचानने का यही तरीका है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों पाए जाते हैं। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव वृक्क में यानी कि किडनी में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग द्वारा प्रारंभिक निस्यंद से चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित होता है। देखिए किडनी का 2 कार्य होता है। पहला कार्य होता है कि यह ब्लड को छान करके विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, रुधिर को अल्ट्रा फिल्ट्रेट करके अनवांटेड या जो टॉक्सिक मटेरियल है ब्लड में उसे बाहर निकालता है। और दूसरा कार्य यह होता है कि ब्लड से जब अगर कोई आवश्यक चीजें बाहर निकल रही हों तो उस आवश्यक चीज को अल्ट्रा फिल्ट्रेट कर लेना, यह उसका दूसरा कार्य है। तो देखिए यहां पर देखिए कहा है कि सॉल्ट, ग्लूकोज, वसा दे दिया है, वसा को नहीं रीअब्सॉर्ब करता, फैटी एसिड को रीअब्सॉर्ब करता है। ए ऑप्शन गलत। ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, यहां प्रोटीन दे दिया, ये भी गलत हो गया, बी भी गलत। ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल यही सही है, सी सही है। जल, ग्लूकोज, लवण और देखिए यहां पर भी प्रोटीन दे दिया, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। यानी कि जो नेफ्रॉन है, कायदे से अगर आपको पता हो मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए ये है नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन जो होता है इसे किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और बच्चों ये जो नेफ्रॉन होता है यह 2 भागों से मिलकर बना होता है, यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है जिसे बोलते हैं रीनल कॉर्पशल्स, रीनल कॉर्पशल्स। और दूसरा जो इसका भाग होता है उसे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये रीनल ट्यूब्यूल्स के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रॉक्सिमेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसे शॉर्ट में बोलते हैं पीसीटी। दूसरा होता है लूप ऑफ हेनले, जिसे LOH कहते हैं। और तीसरा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसी के बारे में बात भी किया गया है, इसे शॉर्ट में DCT बोलते हैं। और बच्चों ये रीनल कॉर्पसस भी 2 होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है बोमैंस कैप्सूल कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेट करते हैं, ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेट
करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेट करना मतलब समझते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेट का मतलब होता है कि ब्लड को इतना अच्छा छान देना कि ब्लड में से अनावश्यक पदार्थ तो निकलते ही निकलते हैं, लेकिन आवश्यक पदार्थ भी निकल जाते हैं। जैसे गांव देहात में अगर आपने खेती बाड़ी किया हो तो जब अनाज को ओसाया जाता है तो कभी कभी इतना ज्यादा फैन तेज होता है, या जब थ्रेसरिंग की जाती है तो कुछ अनाज भी भूसा में उड़ जाता है, तो बाद में भूसे से अनाज को निकाला जाता है। तो ऐसे ही ब्लड को किडनी इतना बढ़िया छानता है कि अनावश्यक चीजें तो निकलती ही निकलती हैं, लेकिन आवश्यक चीजें भी निकल जाती हैं, तो फिर उसी को रीअब्सॉर्ब करता है। तो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, इन सबको रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा। इनके छोटे अंश, जैसे कार्बोहाइड्रेट का छोटा अंश ग्लूकोज, प्रोटीन का छोटा अंश अमीनो एसिड, और फैट का छोटा अंश फैटी एसिड, इन सबको एब्सॉर्ब करता है। तो वही प्रश्न यहां पर पूछा था कि किसे एब्सॉर्ब करता है। तो एब्सॉर्ब, देखिए यहां पर प्रोटीन था, गलत हो गया, वसा था, गलत हो गया, यहां भी प्रोटीन था, गलत हो गया। यही प्रोटीन का देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल है अमीनो अम्ल, और कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ग्लूकोज, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहां पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने वाले, संवेदी, ये तो गलत है, रासायनिक गलत है, घ्राण मतलब स्मेल, ये स्मेल से संबंधित है, स्मेल, और स्वादिष्ट रिसेप्टर्स, डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, पी और एफ के बीच वस्तु को रखा जाने पर अवतल दर्पण, पी मतलब पोल और एफ मतलब फोकस, के बीच अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वह रेखा जो इस दर्पण को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये है पी, ये है फोकस। मान लीजिए कि कोई वस्तु पी और एफ के बीच में है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है, ये यहां पर है वस्तु, तो हम सभी लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती हैं, और यहां से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ऐसे बाहर निकल जाती हैं। अब जरा सोचिए कि ये किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये किरण यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये किरण यहां से आती, यानी ये प्रतिबिंब अब यहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। अमित कुमार राणा ने बोला है मिरर के पीछे, वेरी गुड। चलिए, हाँ देवा ने बोला कि पीछे बड़ा सीधा आभासी, वेरी गुड। चलिए चलिए यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न पूछा गया है कि पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग, कॉमन पाथ क्या है? मूत्र मार्ग है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन सेल द एबिलिटी टू मॉडिफाई इट्स शेप? ऐसी कौन सी कोशिका है जिसकी ये क्वालिटी होती है कि वह अपने आकार को परिवर्तित कर सके? तो ये WBCs में होती है, ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए बच्चों 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉर्डर लाइन एलिमेंट तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर लाइन एलिमेंट? पहला बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा पोलोनियम, चौथा बिस्मथ। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न आपके लिए एक चैलेंज है, चैलेंजिंग प्रश्न है, और ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसे करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा जवाब सही होगा।
और उम्मीद करिएगा कि आप इसका रीजन भी दें। अगर आप कोई ऑप्शन बताएं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ऑप्शन मान लीजिए सिलिकॉन है, मान लीजिए, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, मान लीजिए सिलिकॉन है, तो क्यों सिलिकॉन है आपको ये बताना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है और मैं आपके कमेंट को देखूंगा शाम को, ठीक है, लगभग 9 बजे तक मैं आपके कमेंट को देखूंगा, फिर मैं कल उसका नाम लेकर के बताऊंगा कि उसने ये सही बताया है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलूंगा फिर 11 बजे कुछ और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के कलेक्शन के साथ। वादा है आपसे कि अब की बार एनटीपीसी एग्जामिनेशन, असिस्टेंट लोको पायलट एग्जामिनेशन, कोई भी ग्रुप डी एग्जाम आपको मतलब सफल करवाना पूरे टारगेट ऑन परिवार की एक जिम्मेदारी है। बस बदले में आप उस टाइम पर दोस्तों उपस्थित हो जाएं जिस टाइम पर आपको ये वैल्यूएबल क्वेश्चंस बच्चों प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक भी प्रश्न आप ना छोड़ें जो भी यहां पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।